स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास 9 का टिश्यू चैप्टर, ठीक है ना, जो हमारी बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है। इससे पहले हमारा चैप्टर होता है सेल वाला, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और ये हमारा सेकंड चैप्टर है बायोलॉजी का। वैसे आपकी बुक में ये 5वां चैप्टर होगा, पहले 6 चैप्टर होता था, है ना। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला टॉपिक है अपना व्हाट आर टिश्यूज। टिश्यूज होते क्या है? तो अपने को ये पता है कि इंसान का कोई भी शरीर होता है वो सबसे बेसिक यूनिट होती है सेल। हर चीज सेल से बनी हुई होती थी। तो सबसे पहले वो चीज याद रखो, जैसे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, भले ही वो छोटे से अमीबा हो या एक बड़े से बड़ा एलिफेंट क्यों ना हो, वो सब सेल से बना हुआ होता था। ये बात तो हमें पता है। कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं जिन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं, है ना, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम। लेकिन कुछ जैसे कि ह्यूमंस, डॉग्स, ट्रीज, ये सब बहुत मल्टी सेलुलर कहलाते हैं ये, क्योंकि ये बहुत सारे सेल से बने हुए होते थे और इनकी बॉडी में अलग अलग सेल जो होता है वो अलग अलग वर्क परफॉर्म करता था, जो हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो जो लाइफ है वो एक सेल के अंदर कैसे वर्क करती होगी। अब जैसे हमने ये पढ़ा कि अमीबा और पैरामीशियम है, हमें ये पता है कि अमीबा और पैरामीशियम सिंगल सेल्ड है। अब हमारे शरीर की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन, सांस लेना, सांस छोड़ना, उसके बाद डाइजेशन एक अलग काम है, उसके बाद भी एनर्जी को कंज्यूम करना, हमारे अलग अलग शरीर में अलग अलग काम चलता है ना, डिफरेंट डिफरेंट। ये सब करने के लिए मल्टी सेलुलर अलग अलग डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। लेकिन एक ऐसा एक ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल सेल, एक ही सेल से बना हुआ हो, उसके अंदर वो एक ही सेल सारा काम कैसे करता होगा। तो हम सबसे पहले ये पढ़ रहे हैं कि लाइफ जो है ना वो कैसे वर्क करती है अगर एक ही सिंगल सेल हो। तो कहता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल हर काम करता है, एक ही सेल में हर चीज होती है। खाना भी वही खाएगा, ब्रीथ ऑक्सीजन भी वही लेगा, फूड को डाइजेस्ट भी वही करेगा, इवन रिप्रोड्यूस भी वही करेगा। नए अमीबा, है ना, बच्चे पैदा करना, वो भी वही करेगा, है ना। और शरीर से वेस्ट को रिमूव करना, एक्सक्रीट करना, ये भी वही करता है। इट इवन मूविंग यूजिंग स्यूडोपोडिया। आपको याद होगा स्यूडोपोडिया बना लेता था, है ना, हमने पढ़ा था। वो भी ये बना लेता है छोटे छोटे लेग्स, जिससे वो कैप्चर करता था फूड को, है ना। बाकी एक सेल एक कंप्लीट लिविंग मशीन है, एक सेल सारा काम कर रहा है। एग्जाम्पल अमीबा। अमीबा क्या करता है आपको पता है? इट कैचेस फूड फॉर्मिंग बाय फॉल्स फीट। एक फॉल्स फीट बना लेता था स्यूडोपोडिया, देखो ये खाना है, अपने नकली पैर बना लेता था और क्या करता था, उसको डाइजेस्ट करता था और रिमूव करता था वेस्ट को, जैसे कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की तरह वेस्ट को रिमूव करता था। फिर ऑक्सीजन लेता था डायरेक्टली पानी के अंदर से, वाटर से। तो देखो अमीबा का एक काम है, सारा काम खुद से कर रहा है। स्यूडोपोडिया फॉल्स फीट बना रहा है, फूड को कैप्चर कर रहा है, डाइजेस्ट भी अपने अंदर ही कर रहा है, CO2 को रिमूव भी कर देता है जो भी वेस्ट है, और ऑक्सीजन डायरेक्टली पानी से भी ले लेता है। एवरीथिंग, हर फंक्शंस को वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। मल्टी सेल्यूलर की बात करते हैं, ह्यूमंस, प्लांट्स या एनिमल्स की बात कर लेते हैं। हमें पता है मिलियंस टू ट्रिलियंस ऑफ सेल से हम बने हुए हैं, बहुत सारे सेल से हम बने हुए हैं। ये सेल सेम नहीं है, मतलब हर एक सेल स्पेशलाइज है, सारे सेल सेम नहीं होते, मैंने अभी आपको बताया, है ना। कुछ ब्रीथिंग लंग्स के अंदर हेल्प करते हैं, कुछ डाइजेशन स्टमक और इंटेस्टाइन में वर्क करते हैं, कुछ मूवमेंट मसल्स में मदद करते हैं, कुछ मैसेज को कैरी करते हैं जो नर्व सेल्स कहलाते हैं, जो हम पढ़ेंगे 10th क्लास में और ज्यादा डीपली। तो ये अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, अलग अलग वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब एक तरीके से समझ लो ये लेबर है, काम कर रही है और सबका अलग अलग काम है, तो डिवीजन हो गया लेबर। मतलब लेबर का डिवीजन मतलब एक तरीके से अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं, जितने भी सेल हैं सारे सेम फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर रहे, अलग अलग सेल हैं, अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जो सिंगल सेल होता था उसमें एक ही सेल सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता था, यहां पर उल्टा है, हर एक एक सेल का एक अलग अलग काम होता है, ठीक है बेटा। चलो, डिवीजन ऑफ लेबर मतलब जस्ट लाइक इन अ कंपनी, है ना, अलग अलग लोग अलग अलग काम करते थे। कोई मैनेजर होता था, क्लीनर होता था, इंजीनियर होता था, रिसेप्शनिस्ट होता था। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी ऐसा ही होता है, अलग अलग सेल अलग अलग काम करता है, इसीलिए हम इसे डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं, जब अलग अलग सेल्स जो होते हैं वो अलग अलग काम को ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंटली कर सके, है ना। एक फायदा है ना कि एक सेल का सिर्फ एक ही काम होगा, ज्यादा एफिशिएंटली वर्क कर सकता है बड़े शरीर के अंदर, है ना। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो पाता है हमारे शरीर में? क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेम सेल जो है ना वो मिलके काम करते हैं और टिश्यू बनाते हैं। मतलब अब जैसे हमने पढ़ा कि किसी का काम डाइजेशन का है, तो सारे वो सेल जो डाइजेशन का काम करते होंगे सारे मिलके इकट्ठा होंगे और ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेंगे, दैट इज कॉल्ड टिश्यू। और यहां से हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है कि टिश्यू क्या होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? टिश्यू की क्या डेफिनेशन है? सिमिलर, सेम टाइप के सेल्स, अलग अलग नहीं। मान लो किसी का नर्व सेल मैसेज पहुंचाना है दिमाग से हाथ तक की, हाथ हिला, ये मैसेज पहुंचाना है, नर्व सेल का काम है।
तो वो काम नर्व सेल्स के ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके एक टिश्यू बना लेंगे और वो ये काम परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। तो सिमिलर सेल्स, सेम टाइप के सेल्स जिनका स्ट्रक्चर, आकार भी सेम हो और वो सेम काम करें, वो दैट मेक्स अ टिश्यू। सेम सेल नहीं, सेम स्ट्रक्चर भी और सेम फंक्शंस भी। जैसे मसल सेल्स है, अब मसल सेल्स जो होगी, हमें पता है हमारी बॉडी की मूवमेंट या हमारी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये सारा काम मसल सेल्स करती है। तो ग्रुप ऑफ मसल सेल्स मसल टिश्यू बन जाएगी अगर बनेगी तो आगे जाके, है ना। नर्व सेल्स जिसे हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं बेटा, जो हमारे दिमाग से हमारी बॉडी में सारे मैसेजेस को पहुंचाता है, हाथ पैर हिलाओ, ये करो वो करो। तो नर्व सेल्स जो हुआ वो क्या कर रहा है, मैसेज को कैरी कर रहा है, तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स नर्व टिश्यू बन जाएगा। ब्लड सेल्स मतलब रेड ब्लड जो आपका होता है वो ऑक्सीजन कैरी करता है, और आपको पता है व्हाइट सेल जो होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC और RBC, आपको पता है ना। जो RBC होता है वो ऑक्सीजन कैरी करता है, हीमोग्लोबिन आपके शरीर में पूरे बॉडी में। देखो थोड़ा रफ बताता हूँ, आप सांस लिए, सांस जैसे ले तो कहाँ जाती होगी, लंग्स में, लंग्स में ऑक्सीजन आती है, सॉरी लंग्स में, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, लंग्स में आती है RBC, RBC आ रही है, ऑक्सीजन कैरी करती है, गंदी ऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देती है, जिसे हम ऐसे करके मुंह से बाहर निकाल देते हैं। और फिर वो ऑक्सीजन कहाँ जाती होगी, वो ऑक्सीजन जो रेड ब्लड सेल ने कैरी करी है वो कहाँ जाती होगी, वो जाती होगी हार्ट में। हार्ट फिर उसको डायरेक्शन देता है कि इस तरफ जा, इस तरफ जा, ऐसे जा, वैसे जा। तो बेटा ये अपना ब्लड सेल्स है, इसका अपना अलग काम है, जिसमें व्हाइट ब्लड सेल्स अपना क्या काम करता है, ऑक्सीजन से, सॉरी जर्म से फाइट करता है ना। आपको पता है ना, आपके बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो बनाता है व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है ना। बाकी बोन सेल्स क्या होती हैं, बोन सेल्स आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, मतलब बोन के भी सेल्स हैं जो आपके शरीर को, हड्डियों को ढांचा दे रही हैं, ठीक है ना। बाकी ग्लैंड सेल्स होते हैं बेटा, ग्लैंड सेल्स मतलब हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ठीक है ना। आपके बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं ना, जैसे बहुत डिफरेंट, पिट्यूटरी ग्लैंड, अलग अलग टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, जैसे कि हार्मोन का नाम दे रखा है इंसुलिन। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में टिश्यू अपने 2-3 टाइप कैसे एग्जांपल दे रखे हैं बेटा, अभी हम पढ़ेंगे आगे, मत सोचना कि मैं यहाँ आपको टाइप्स बता रहा हूँ, ये आगे जाके होगा, अभी तो जस्ट हम बेसिक थ्योरी की बात कर रहे हैं। जैसे एक टिश्यू होता है प्लांट्स में, जाइलम जिसे कहते हैं, जाइलम का काम क्या होता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना जड़ों से पत्तियों में, जड़ों से पानी लिया और उसको ऊपर की तरफ पत्तियों में पानी पहुंचाया, इसे जाइलम टिश्यू का काम होता है। फ्लोएम का क्या काम होता है बेटा, फूड को पत्तियों से पूरे प्लांट में पहुंचाना, पत्तियों में आपको पता है खाना बनता है, वहां से पूरे प्लांट में खाना पहुंचाना फ्लोएम का काम होता है। तीसरा है पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा का क्या काम होता है, खाने को स्टोर करना और फोटोसिंथेसिस को, मतलब जो भी फोटोसिंथेसिस खाना बन रहा है उसको क्या करके रखना, स्टोर। तो देखो प्लांट के कुछ फंक्शंस है, टिश्यूज का काम है ना। अच्छा, ये जो टिश्यूज हैं, इनकी जो हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो एक तो यही कि डिवीजन ऑफ लेबर है, मतलब अलग अलग सेल का ग्रुप अलग अलग अच्छे से एक एक काम परफॉर्म करता है। दूसरा बेटर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेल बनता है, सेल बनाता है टिश्यू, टिश्यू बनाता है ऑर्गन, शरीर का अंग, और अंग बनाता है हमारा पूरा अंग का सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे हम कहें, या सिंपल सी चीजें, हमारी जो बॉडी बनी हुई है वो अलग अलग ऑर्गन से बनी हुई है, और जो ऑर्गन है वो किससे बने हैं, टिश्यू से बने हुए हैं, और जो टिश्यू है वो किससे बने हैं, सेल। बेसिक सेल सबसे छोटी चीज है, लेकिन अभी हम टिश्यू की बात कर रहे हैं। तो एक तो ये काम हो जाता है, एक बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। अगर मान लिया टिश्यू ही ना हो तो सेल का डायरेक्ट लिंक ऑर्गन से पड़ेगा, ठीक है ना। तीसरा, रिड्यूस करता है आपका वर्क लोड, मतलब अगर एक टाइप का सेल हर चीज करेगा तो वो थक जाएगा और ओवरलोडेड हो जाएगा और ढंग से काम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम उनका काम डिवाइड करते हैं ताकि एक सेल का एक काम रहे और वो सिर्फ वही काम करे। अगर नर्व सेल है तो नर्व सेल का कोई काम नहीं है आपका डाइजेशन संभालने का, उसका काम है सिर्फ मैसेज को कैरी करके ट्रांसपोर्ट करना, पहुंचाना, ठीक है ना। बाकी अगला, ज्यादा एफिशिएंसी और बेटर सर्वाइवल होने का चांसेस है। क्यों ज्यादा अच्छा सर्वाइव क्यों कर सकते हो बेटा, कहता है जब आप टिश्यूज बनाते हो तो नेचर ग्रुप करता है सेम टाइप के सारे सेल को अपने आप ही, है ना, और फिर वो एक पर्टिकुलर काम करते हैं, जिससे जैसे नर्व टिश्यू है तो आपको पता है सिर्फ वो सिग्नल्स को रिसीव या सेंड करता है। मसल टिश्यू है वो सिर्फ आपकी हैंडल्स करता है मूवमेंट, उसका कोई और काम नहीं है, वो कुछ और नहीं संभालेगा। तीसरा, ब्लड का टिश्यू, ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को और किसी भी चीज को नहीं। बोन का टिश्यू, ये सिर्फ आपको ढांचा देगा ताकि आपका काम पूरे शरीर का वो बढ़िया तरीके से फास्ट हो, स्मार्टर हो और स्मूथली रन करे, कोई दिक्कत तो। इसका मतलब हम हर बॉडी पार्ट को एक स्पेशलिस्ट टिश्यू कह सकते हैं कि वो उसके अंदर एक स्पेशलिस्ट टिश्यू होगा जो एक स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करेगा, होल बॉडी वर्क मोर इफेक्टिवली, और इससे आपका पूरा बॉडी अच्छे से इफेक्टिव है। सिंपल सी चीज है, आपका शरीर है उसको 5 हिस्सों में बांट दो,
या 10 हिस्सों में बांट दो, 20 हिस्सों में बांट दो, हर एक हिस्से को अपना अपना काम करने के लिए दे दो, आपका शरीर अच्छा काम करेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन हो जहां पर ज्यादा वर्कलोड हो, तो वहां पर जॉब्स में जो वर्क्स हैं उन सबको डिवीजन कर दो, लेकिन वहीं पे एक ही बंदा हर जॉब परफॉर्म करेगा तो वो इतना एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। बस इतनी सी बात। इससे आपका इंप्रूव होगा रिएक्शन टाइम, आपका रिएक्शन टाइम अच्छा होगा बेटा, कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। आपके शरीर के बीच में भी तो कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे मेरा मेरा पूरा बॉडी है वो मैसेज कैरी कर रहा है, वो कैरी ना हो, या कैरी होने के बाद वो वर्क ही ना कर पाए जो मैंने उसको डायरेक्शन दी कि ऐसा करो अपने दिमाग से, जब वो हो ही नहीं पाएगा तो कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं हो पाया। तो अगर कोऑर्डिनेशन या रिएक्शन टाइम, जो भी आप किसी चीज को देख के रिएक्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये जब अच्छा होता है जब हर किसी सेल का एक अलग अलग काम वो परफॉर्म करे, ठीक है ना। बाकी सर्वाइव अच्छा कर सकते हो डेंजरस सिचुएशन में, है ना, या फिर आपकी एबिलिटी है कि आप जल्दी से ग्रो कर सकते हो, अपने आप को हील कर सकते हो और रिप्रोड्यूस भी कर सकते हो। इसलिए टिश्यू से आपकी बॉडी की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और आपका बेटर सर्वाइवल होता है आपके एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कहता है व्हाई प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, जैसे प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। प्लांट के जो टिश्यूज हैं या सेल हैं वो अलग टाइप के हैं, और एनिमल्स के जो सेल हैं वो जो अलग टाइप के हैं। इसीलिए प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू एंड एनिमल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू। व्हाई, ये सवाल है, ठीक है। तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही डिफरेंट हैं, जिस तरीके से वो जीते हैं, जिस तरीके से वो ग्रो करते हैं, जिस तरीके से वो एनर्जी लेते हैं। प्लांट अपना खाना खुद से बनाता है, हम तो हेटेरोट्रॉप है, हम किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे या दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। लेकिन प्लांट तो अपना खाना खुद से बना रहा है, तो उसका एनर्जी लेने का तरीका अलग है, हमारा एनर्जी लेने का तरीका अलग है। उसका एनर्जी लेने के बाद कंज्यूम करने का तरीका अलग है, हमारा अलग है। उसके पास क्लोरोफिल होना जरूरी है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता क्लोरोफिल से, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा तरीका अलग है खाना वाना बनाने का, ग्रो करने का, जीवित रहने का, लेकिन उसका अलग सिस्टम है। तो इसीलिए अलग अलग टाइप के टिश्यूज होने जरूरी हैं। तो कहता है इसीलिए अलग अलग टाइप का टिश्यूज होना चाहिए। जैसे कि अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, खाना लेने का तरीका, तो प्लांट में क्या है, वो ऑटोट्रॉप है, अपना खाना खुद से बनाता है सनलाइट से, उसको फूड नहीं चाहिए मूव करने के लिए, है ना, मतलब उसको मूव नहीं करना खाना लेने के लिए, इधर की लो जी मैं एक पेड़ अपनी डाली हटाई और दूसरे पेड़ का फ्रूट खा लिया, की तरह फ्रूट खा लूं, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसीलिए उनको एक एक्टिव टिश्यू नहीं चाहिए मूवमेंट के लिए। बताओ, प्लांट को हम लोग जैसे प्लांट अपना खाना खुद से बना रहा है, एक जगह बैठ के सनलाइट मिल रही है, नहीं भी मिलेगी तो आपको ये चीज समझनी चाहिए। कभी आपने देखा होगा जिस डायरेक्शन में धूप आ रही होती है, प्लांट उस डायरेक्शन में ग्रो करने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सनलाइट चाहिए ना भाई, सर्वाइव करना है उसको। उसने देखा यहाँ तो लाइट ही नहीं आ रही, उस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा जहां सनलाइट होगी। तो वो क्या करा, उसको ज्यादा मूवमेंट की जरूरत नहीं है, ऑटोट्रॉपिक है, फोटोसिंथेसिस, अपना खाना खुद से बना रहा है। लेकिन वहीं हम बात करें एनिमल्स की, तो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह इधर उधर जाना पड़ता है। तो इसीलिए उनके पास थोड़े एक्टिव टिश्यू होने बहुत जरूरी है, जो टाइम टू टाइम एक्टिव रहें, टाइम टू टाइम लिविंग टिश्यूज रहें। जैसे कि मसल्स हो गई हमारी, या हमारा नर्व जो हमें दिमाग देगा, कैरी करेगा मैसेज कि चलो आगे बढ़ते हैं, पीछे बढ़ते हैं। और मसल्स हमें जब वो हम काम कर रहे होंगे तो करने में ठीक से हेल्पफुल रहेगा, है ना, ताकि हम क्विकली रिस्पॉन्स कर सकें, मूवमेंट कर सकें, है ना। तो दूसरा आता है बेटा, अब देखो पहले पार्ट में हमने डिफरेंस जाना कि खाना लेने का तरीका दोनों का अलग है। दूसरे पार्ट में बेटा इनकी मूवमेंट की अगर हम बात करें, जैसे लोकोमोशन कहा जाता है, मतलब अपने को पता है प्लांट की जो मूवमेंट है वो स्टेशनरी है या फिक्स है, वो एक ही प्लेस में रहते हैं अपनी पूरी जिंदगी, है ना तो वॉक करते, रन करते और ना ही फ्लाई करते। तो इसीलिए उनको कोई टिश्यूज की ज्यादा फास्ट मूवमेंट की जरूरत नहीं है ना। तो इसीलिए, लेकिन हाँ, उन्हें एक सपोर्टिव टिश्यू चाहिए स्ट्रॉन्ग, जो अपराइट रहे और स्टैंड टॉल करे। एक ऐसा टिश्यू चाहिए जो उनको मूवमेंट दे, मतलब मूवमेंट नहीं, सॉरी, उनको फिक्स खड़ा रखे। क्योंकि उन्हें पता है भाई, जैसे वुड का स्टेम है, कोई भी आएगा जाएगा, जैसे हमारा शरीर है, हमें पता है कि कोई हानिकारक चीज आएगी हम भाग जाएंगे। प्लांट है वो थोड़ा ना भागेगा, तो उसको एक ऐसी चीज चाहिए, क्योंकि उसको पता है मेरे को खड़े रहना है भाई पूरी जिंदगी, मैंने मूवमेंट ही नहीं करनी है। तो अब जब मैं खड़ा रहूंगा पूरी जिंदगी, तो मेरे को एक ऐसी बॉडी दो जिस वजह से मैं उसके लिए सपोर्टिव रहूं, मैं उसको अडेप्ट कर लूं, कोई भी चीज हो अला बला मैं उसको निपटा लूं, ठीक है ना। तो इसलिए जैसे कि वुड का स्टेम होता है, वुड होता है, स्टेम होता है, तो हमें पता है कि उसको एक सपोर्टिव टिश्यू चाहिए ऐसा जो उसको सपोर्ट करे खड़े रहने में। एनिमल्स की बात करें तो हमें पता है हंट करता है, मारता है जानवरों को, डेंजर से भागता है, रिप्रोडक्शन करता है, एक्सप्लोर करता है चीजें। तो हमें पता है उसके लिए उसे क्विक मोशन चाहिए, है ना, फास्ट सिग्नल आने चाहिए दिमाग से, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए जब वो मूव कर रहा है, बोन टिश्यूज जो काम करती है।
तीसरा बेटा एनर्जी की रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें, मतलब प्लांट्स है, अपने को पता है प्लांट्स जो है ना वो सनलाइट यूज करता है एनर्जी के लिए, उस और हमें पता है उसको ज्यादा सरवाइव करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी भी नहीं चाहिए, इसीलिए क्या करता है अपनी उसकी जो बॉडी है ना वो एनर्जी बचाने के लिए बनी हुई होती है, कंजर्व करने के लिए बची होती है, ताकि वो मैनेज कर सके डेड टिश्यूज जैसे कि वुड विच इज अ डेड एजाइलम विच डोंट नीड फूड और ऑक्सीजन। मतलब समझना, अब उसकी बॉडी जो है ना वो बनी है ताकि वो एनर्जी को कंजर्व कर सके, बचा सके। क्यों? क्योंकि उसे ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए सरवाइव करने के लिए, तो इसीलिए ना वो अपने शरीर के अंदर डेड टिश्यूज को मैनेज करता है, डेड टिश्यूज को, जैसे कि वुड के अंदर कर रहा है, इसको हम डेड जाइलम कहते हैं, जिसको फूड या ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो इसका मतलब इसकी एनर्जी उसको ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन वहीं एनिमल्स की बात करें तो हमें पता है बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि भागना दौड़ना पड़ता है, मूव करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो डाइजेशन करना है, डाइजेशन का तरीका भी बड़ा खतरनाक है, बहुत सारे स्टेप्स हैं, या एनवायरनमेंट को देख के रिएक्ट करना है, तो इसीलिए उनके लिए ज्यादा एक्टिव रहना जरूरी है ना, जीने के लिए, काम करने के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, तो इसलिए उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए। जैसे कि ब्लड है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के रिच सेल्स जो उसको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करे। ब्लड क्या करेगा? ऑक्सीजन देगा ज्यादा से ज्यादा जल्दी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा बेटा? उसको आपको याद होगा एटीपी, है ना, तो वो खाना बना के देता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहलाता था। इसके बाद आगे चलते हैं बेटा, प्लांट और एनिमल में और क्या फर्क है ग्रोथ के पैटर्न में। मतलब प्लांट हमें पता है कुछ ही इलाकों में ग्रो करते हैं, ठीक है ना, और जैसे कि मान लो टिप ऑफ रूट्स, रूट या शूट, या तो जड़ें नीचे से ग्रो करेंगी या ऊपर का प्लांट का ऊपर का टिप ग्रो करेगा, ये दो चीजें, शूट या रूट, यही ग्रो करती हैं ज्यादातर, है ना। इसीलिए इसे हम ये जो इलाके मैंने बोला रूट और शूट, इसे ही मेरिस्टेमेटिक रीजन्स कहते हैं, इलाके, ठीक है ना। इसीलिए इनके पास एक स्पेशल ग्रोइंग टिश्यूज होता है जो सिर्फ कुछ ही पॉइंट पे होता है, पूरे हर बॉडी में नहीं। लेकिन अगर मान लो आप लोग अगर इंसानों में ऐसा होता कि इंसान के सिर्फ टांगे ग्रो करेंगे और हाथ ग्रो करेंगे, तो बच्चा शरीर इतना ही होता हमारा और टांगे इतनी बड़ी, हाथ इतने बड़े, अजीब नहीं लगता? हमें हर बॉडी पार्ट से ग्रो करना पड़ता है, नहीं तो अगर, हाँ, ये चीज चलती है ना। बाकी एनिमल्स पूरी बॉडी में ग्रोथ होती है ना, हर पार्ट एनिमल की बॉडी, स्किन हो जाए, चाहे हड्डियां हो जाए, चाहे ऑर्गन हो जाए, हमारा कोई शरीर का अंग, सब ग्रो करता है। तो इसीलिए बेटा हमारे तो टिश्यूज जो है ना वो हर जगह से ग्रो करते हैं, सिर्फ एक जगह से नहीं, है ना। तो ग्रोथ का पैटर्न उनका क्या है ना, उनको एक स्पेशल ग्रोइंग टिश्यूज चाहिए, हमारे में तो हर जगह एक ग्रोइंग टिश्यूज चाहिए रहेंगे। अगर हमारा कोई हाथ ग्रो करना है, पैर ग्रो करना है, शरीर के अंग ग्रो करने हैं, ऑर्गन्स ग्रो करने हैं, हर चीज, हड्डियां ग्रो करनी है, हर जगह हर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होगा ग्रोथ के लिए। लेकिन प्लांट में तो सिर्फ दो चार पार्ट्स ही ग्रोथ के लिए, एक तो टिप और एक रूट, है ना। स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्सिटीज की बात करें, प्लांट का ना सिंपलर स्ट्रक्चर है, मतलब कुछ ही टाइप के अंग होते हैं, या तो जड़ होंगी, या फिर स्टेम तना होगा, या पत्तियां होंगी, या फ्लावर होंगी, तो इसीलिए ये कम स्पेशलाइज्ड हैं, ज्यादा इनके अंग नहीं है। लेकिन एनिमल्स की बॉडी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, दिमाग भी है, लंग्स भी है, हार्ट भी है, किडनीज भी है, स्टमक भी है, तो इसलिए इनके पास ज्यादा स्पेशलाइज्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड अलग अलग ऑर्गन इनको चाहिए रहते हैं। कोई दिक्कत इस चीज में? बेसिक सी बातें चल रही है बेटा। अब देखो इनके बीच में कुछ डिफरेंस है, क्या क्या प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज के बारे में अगर हम डिफरेंस पढ़ें तो नेचर ऑफ लाइफ, लाइफ के नेचर के बारे में बात करते हैं तो हमें पता है प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक है, एनिमल्स हेट्रोट्रॉप है। ऑटोट्रॉप मतलब अपना खाना खुद से बनाते हैं और स्टेशनरी है, इधर उधर हिलते नहीं है। लेकिन एनिमल्स हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, दूसरों पर डिपेंड करते हैं, और इसलिए ये थोड़ी मोबिलिटी दिखाते हैं, मोबाइल है, थोड़ा मूव करते हैं, ठीक। अगर हम प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज में टाइप्स ऑफ टिश्यूज की बात करें तो प्लांट टिश्यू में मोस्टली डेड सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं, डेड बट सपोर्टिव टिश्यूज, ठीक है। एग्जांपल जाइलम, जाइलम हम पढ़ रहे हैं कि नीचे से ऊपर वाटर को ट्रांसपोर्ट करता था, है ना। और स्क्लेरेनकाइमा जो हम आगे पढ़ेंगे, तो ये क्या काम करते हैं, एनर्जी को सेव करके रखते हैं, एनर्जी ना बचा के रखते हैं प्लांट टिश्यू। लेकिन हमें पता है एनिमल टिश्यूज तो ज्यादातर जीवित है, डेड टिश्यूज होते ही नहीं है बेटा एनिमल्स में, होते हैं तो चेंज हो जाते हैं। जैसे मसल सेल हो गया, हमारा नर्व सेल हो गया, और ये अलग अलग काम करते हैं, तो इसीलिए इनके टाइप्स ऑफ टिश्यूज दोनों अलग हैं, उसमें मोस्टली डेड पाए जाते हैं, इसमें तो मोस्टली एक्टिव पाए जाते हैं। एनर्जी किसको ज्यादा चाहिए? तो बेटा प्लांट को कम चाहिए, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है ना, और खाना भी सेव करके रखता है। बाकी ये एनिमल्स बेटा थोड़ा हाईली, उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि वो सोचता है, दिमाग लगाता है ना, अलग अलग काम करता है, बॉडी थक जाती है, ठीक है ना। ग्रोथ की बात करें तो हमें पता है प्लांट की ग्रोथ लिमिटेड होती है और कुछ ही इलाकों में होती है,
जैसे या तो जड़ों में या फिर सबसे ऊपर टॉप पे, है ना। और प्लांट हर एनिमल्स की बात करें तो बॉडी के हर अंग पे हम बराबर से ग्रोथ करते हैं, है ना। इसके बाद बेटा अगर हम बात करें टिश्यूज जो है हमारे, उनका फंक्शन क्या है, कैसा काम करते हैं, तो होता है मेनली जो है ना हमारा जो टिश्यूज है वो सपोर्ट करता है, मतलब प्लांट का जो टिश्यूज है वो सपोर्ट करता है, खाने को स्टोर करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ट्रांसपोर्ट, मतलब लिमिटेड काम है, बहुत ज्यादा काम नहीं है। लेकिन वहीं हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स मूवमेंट, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट करना, डाइजेशन करना और भी बहुत सारे काम करता है। टिश्यूज की ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमें पता है जनरली सिंपल है और इनके अंदर बदलाव भी, वेरिएशन मतलब बदलाव, जो टिश्यूज है उनमें ज्यादा बदलाव भी नहीं है, एक दूसरे से बहुत हद तक सिमिलर है, ज्यादा वेरिएशन नहीं है। लेकिन हमें पता है हमारी जो टिश्यूज बने हुए हैं एनिमल्स के बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, हर किसी का दूसरे से बहुत ज्यादा अलग काम है और स्पेशल टिश्यूज हैं कुछ कुछ तो, है ना, और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के हैं। इसके बाद अगर हम मूवमेंट की कैपेबिलिटीज के बारे में बात करें कि कौन कितना अच्छा मूवमेंट कैपेबल है, तो हमें पता है प्लांट टिश्यू में कोई मूवमेंट नहीं होती, टिश्यूज जो है ना उनको मोशन करने में कोई मदद नहीं करता। लेकिन हमें पता है हमारी बॉडी तो वॉलंटरीली और इनवॉलंटरीली मूव करती है। वॉलंटरी मतलब हमारी चाहत के अकॉर्डिंग, मैंने अपना हाथ खड़ा कर लिया, बैठा लिया। इनवॉलंटरी मतलब ऐसा मूवमेंट मेरे शरीर में जिसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, स्टिल हो रही है, बता सकते हो? समझ में आ गया, बेसिक सी बात है। हार्ट की मूवमेंट जो हमारी चल रही है, ठीक है ना बेटा। इसके बाद टिश्यूज जो होते हैं ना वो इसलिए डायनामिक होते हैं। एग्जांपल्स की बात करें, जाइलम, फ्लोएम, फ्लोएम, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू, नर्व टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, एक एक करके हम इन्हें आगे पढ़ेंगे। बेटा अगर मैं बात करूं प्लांट टिश्यूज के बारे में, तो प्लांट टिश्यूज को दो हिस्सों में बांटा जाता है, ठीक है। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। प्लांट टिश्यूज की अगर हम बात करें तो दो हिस्सों में बांटा जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो ग्रोथ करने में मदद करते हैं प्लांट को, और परमानेंट टिश्यूज मतलब अब उनके अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन हो रहा है, मतलब वो अब ग्रोथ व्रोथ नहीं संभाल रहे, जैसे वो सपोर्ट कर रहे हैं, खाने ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो ये होगा हमारे परमानेंट टिश्यूज। देखो अगर हम चार्ट देखें तो देखो, प्लांट टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक मतलब ऐसे सेल जो अभी डिवीजन कर रहे हैं और अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। बेटा सिंपल सी बात है, जब प्लांट ग्रो कर रहा होता है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, और एक ऐसी स्टेज में हो गया कि अब प्लांट ग्रो नहीं करेगा, अब उसके जो टिश्यूज हैं वो बन जाएंगे परमानेंट टिश्यूज, जो अब क्या काम करेंगे, अब वो जनरली ये सारे काम करेंगे, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना, प्लांट को सपोर्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेंगे खाना, या फोटोसिंथेसिस करने में मदद करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे तो फिर आधे से ज्यादा डेड टिश्यूज पाए जा सकते हैं। बाकी बेटा मेरिस्टेमेटिक में तीन पार्ट्स और होते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी, जिसको हम आगे जाके डीपली पढ़ेंगे। अगर अभी हम समझना चाहें, एपिकल मतलब रूट और स्टेम का टिप, मतलब जो जड़ है हमारी उसका नीचे का बिल्कुल निचला पार्ट, और टिप जो शूट है उसका सबसे ऊपर का पार्ट प्लांट का, ये दोनों, यानी कि इसका मतलब ये प्लांट को ऐसे ग्रो करने में मदद कर रहा है। लेटरल की हम बात करें तो ये बार्क और कैम्बियम के नीचे होता है, ठीक है। इंटर कैलरी की अगर हम बात करें तो इंटरनोड्स कहलाती हैं स्टेम की, ठीक है ना। परमानेंट टिश्यूज बेटा फिर आगे जाके देखो, परमानेंट टिश्यूज दो टाइप के होते हैं, एक तो सिंपल परमानेंट और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल को अगर हम डिवाइड करें तो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा टाइप के टिश्यूज होते हैं, और कॉम्प्लेक्स को अगर हम डिवाइड करें तो फ्लोएम और जाइलम, जिसको हम आगे जाके डीपली पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अभी हम बात करते हैं इस मेरिस्टेमेटिक पे, परमानेंट पे नहीं, मेरिस्टेमेटिक पे बात करते हैं, ठीक है। चलो अगर मैं बात करूं बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की, तो इसे ग्रोथ टिश्यूज भी कहा जाता है, ठीक है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है ना उनका जो काम है वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स की तरीके से काम है, मतलब ये मदद करते हैं प्लांट की हाइट, चौड़ाई और उसको मोटा होने में मदद करते हैं प्लांट को, यानी कि ग्रोथ टिश्यूज हैं वाले। इनका काम क्या है बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का, कहता है इसके जो सेल्स हैं बहुत ज्यादा एक दूसरे से सिमिलर होते हैं शेप और साइज में, मतलब जितने भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, चाहे वो एपिकल हो, लेटरल हो, और तीसरा क्या इंटर कैलरी हो, ये तीनों कहता है लगभग सेम टाइप के साइज होते हैं, शेप भी सेम होती है। सेल वॉल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा पतली, मतलब थिन होती हैं, सेल वॉल जो होती हैं वो पतली होती हैं, और सेल्यूलोज यानी कि शुगर के मॉलिक्यूल से बनी होती है। क्योंकि जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो हमें पता है डिवाइडिंग नेचर है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ करेगा प्लांट के अंदर, तो इसीलिए हमें पता है कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल हैं वो ग्रो करेंगे और चेंज करेंगे अपनी शेप को लगातार, ठीक है ना। और जो अब उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या सेल मान लो, उसके अंदर जो सेल वॉल होंगी या जो सेल वॉल्स हैं वो पतली हैं, जिससे वो सेल को डिवाइड होने में या स्ट्रेच बड़ा होने में मदद करती हैं।
और जो एक और चीज इन सेल में पाई जाती है सेल्यूलोज, वो उसको एक अच्छी ताकत या एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे सेल अच्छा खासा टफ हो जाता है, लेकिन फिर भी फ्लेक्सिबल रहता है कुछ कुछ केस में। तो ध्यान रखना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में दो चीज होती हैं, एक तो थिन वॉल्स और सेल्यूलोज, ठीक है ना, मतलब शुगर के मॉलिक्यूल। थिन वॉल्स क्या काम करती हैं? उस सेल का काम है अभी ग्रो करना, डिवाइड करना, ज्यादा से ज्यादा हिस्सों में बंटना, ताकि प्लांट ग्रो करे, बड़ा हो। तो उस काम को करने में पतली सेल वॉल मदद करती हैं। क्यों? वो स्ट्रेच होने में मदद करती हैं और डिवाइड होने में मदद करती हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें सेल्यूलोज, तो सेल्यूलोज उस प्लांट के सेल को, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं उनके सेल को प्रॉपरली क्या करने में मदद करता है? स्ट्रेंथ देने में मदद करता है, ताकत देने में मदद करता है, ताकि वो अच्छा खासा टफ हो जाए प्लांट। लेकिन इतना भी नहीं प्लांट टफ होता, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होते हैं यंग सेल्स, ठीक है ना। बाकी जो उनकी शेप होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, वो ओवल हो सकती है, राउंड भी हो सकती है, और रेक्टेंगल और पॉलीगन, मतलब कोई भी अलग अलग साइड की शेप्स में फिगर हो सकती है, ठीक है ना। बाकी आपको पता है, आपको बीच का पोर्शन आपको पता है न्यूक्लियस कहलाता है, और साइड का पूरा पोर्शन साइटोप्लाज्म, और बाउंड्री में सेल वॉल होती है। प्लांट के अंदर हम बात करें, सेल एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता। सेल के पास एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है और घना साइटोप्लाज्म होता है। बाकी इनके अंदर कोई वैक्यूल नहीं होता। हमें पता है प्लांट के अंदर, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल होता था, हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा है। कहता है इनके अंदर ना तो कोई वैक्यूल होता है, या फिर अगर वैक्यूल है तो बहुत ज्यादा छोटा होगा, ठीक है ना, स्टोरेज बबल्स की तरह। बट जो मेरिस्टम सेल हैं, वो उनको अभी चाहिए नहीं, बिकॉज अभी तो वो डिवाइड ही हो रही है ना। वो अभी ऐसे स्टेज में नहीं है जहां वो मैच्योर हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, अब वो डिवाइड होना बंद कर देंगे, नहीं। अभी उनका काम है डिवाइड होना, तो इसलिए उनके अंदर वो एक होगा, फिर वो डिवाइड हो जाएगा, फिर वो डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए अभी उनके अंदर कोई ज्यादा जरूरत भी नहीं है वैक्यूल्स होने की। बाकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक तरीके से समझ लो बच्चे वाले सेल्स हैं, ठीक है ना, एक्टिवली सिर्फ डिवाइड हो रहे हैं। इनका मेन काम तो क्या है? बड़ा होना और ग्रो करना, ठीक है ना, स्टोर नहीं करना चीजों को, क्योंकि आपको पता है फूड वैक्यूल्स में चीजें स्टोर होती थी, तो इसीलिए इनके पास फूड वैक्यूल ना के बराबर होता है। बाकी एक लार्ज वैक्यूल, बड़ा सा वैक्यूल जो होता है, वो क्या करता था? अपने स्पेस लेता था सेल के अंदर, और जिससे वो क्या करता था? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रास्ता कम कर देता था, जगह कम कर देता था। ऐसा इसीलिए अच्छा, इनके लिए जो जो कि इम्पोर्टेंट होता है डिवीजन के लिए, है ना। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि इनके पास कोई वैक्यूल नहीं है, छोटे वैक्यूल हैं, तो इसलिए सेल के पास ज्यादा स्पेस है डिवीजन होने का। आप देखो, एक सेल बड़ा हो गया, उसके अंदर एक बड़ा वैक्यूल है, तो उसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म अब थोड़ा सा कम स्पेस ले रहा है ना। जैसे मान लो मैं इसको, जैसे सेल है, ये न्यूक्लियस है मान लो, और इतना बड़ा फूड वैक्यूल है मान लो। तो साइटोप्लाज्म के लिए भी देखो ये हिस्सा कम है, और न्यूक्लियस के भी, लेकिन एक सेल है जहाँ न्यूक्लियस अच्छा खासा बड़ा है और साइटोप्लाज्म भी घना है, तो फूड वैक्यूल ना के बराबर है, तो सेल अच्छे से डिवीजन कर पाएंगे। लेकिन जब फूड वैक्यूल होगा तो वो ढंग से डिवीजन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए अब ये ग्रोथ की स्टेज में है, तो ये काम ये अच्छे से कर पाते हैं। तो बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाया जाता है? कहता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जनरली ग्रोविंग पार्ट्स में पाया जाता है, ऐसे प्लांट के पार्ट्स में पाया जाएगा जहां पर ग्रोथ हो रही है। देखो, अच्छा सबसे पहले हम एपिकल की बात करते हैं। एपिकल मेरिस्टम मतलब सबसे पहला, ठीक है ना, ये ग्रोथ का रिस्पॉन्सिबल था अगर आपको याद हो तो। और जनरली ये जड़ों में या फिर शूट बिल्कुल टॉप के पार्ट पे पाया जाता है, इसीलिए, है ना। बेसिकली इसका काम क्या है? प्लांट जो है ना वो और लंबे से लंबा और ज्यादा हाइट उसकी ग्रो हो, है ना, इसीलिए रिस्पॉन्सिबल है। ये करता क्या है बेटा? इसका मेन काम है प्लांट की लंबाई को बढ़ाना। जब भी एक प्लांट टॉलर होता है और रूट और ज्यादा जड़ में नीचे जाती जाएगी, तो इसका मतलब ये सारा काम किसका है? एपिकल मेरिस्टम का, ठीक है बेटा। इस तरीके की ग्रोथ को हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद बेटा दूसरा आता है इंटरकैलरी मेरिस्टम, मतलब यहाँ पर ग्रोथ जो है ना वो नोड्स के बीच में हो रही है। देखो नोड्स बना के दिखा रखे हैं, ये आपका एक स्टेम है, तो स्टेम में देखो ये यहाँ, ये जहाँ से पत्तियां निकल रही है, नोड्स यहाँ। तो ये कहाँ पाया जाता है बेटा? इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है ना वो नोड्स और लीव्स के बेस में पाया जाता है। तो ये आपका लीव्स का बेस है और ये आपका नोड्स है, उनके बीच में पाया जाता है। नोड एक ऐसा पॉइंट है जहां पर लीव ग्रो करती है, ठीक है ना, पत्तियां ग्रो करती हैं, वो वाला पार्ट, ठीक है ना। ये क्या काम करता है बेटा? तो ये काम करता है प्लांट की इंक्रीज करना लंबाई बिटवीन टू नोड्स, यानी कि जैसे हम इंटर नोड कहते हैं। तो दो नोड के बीच में, दो नोड ये दिख रहे हो, ये एक नोड ये रहा, एक नोड ये रहा, यहाँ से बेस पत्तियां जा रही हैं, यहाँ से पत्ती जा रही है, इनके बीच का एरिया बढ़ाना, यानी कि एक तरीके से लंबाई तो ये भी कर ही रहा है, पर अगर ऐसे पत्तियां होंगी तो ऐसे,
ये हमारा प्लांट है मान लो फॉर एग्जांपल, और ये एक ये एक नोड है, यहाँ से पत्तियां निकल गई, ये एक नोड है, यहाँ से एक पत्ती निकल गई। तो इनके बीच का एरिया बड़ा करना, ये एरिया बड़ा करना, ताकि यहाँ ना हो के पत्ती यहाँ हो, ये एरिया को बड़ा करना, समझ रहे हो? ये काम होता है इंटर कैलरी का, ठीक है ना। तो आपसे कोई पूछे भी क्या होता है, तो ये जनरली आप बोलना ये मेरिस्टम दो नोड्स के बीच में पाया जाता है, और नोड्स के बीच में भी कहाँ पे, पत्तियों के बेस में, ठीक है। बाकी एक नोड वो पॉइंट होता है जहां पर पत्तियां जो होती हैं वो ग्रो करती हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलें आगे। बाकी ये लीव्स और ब्रांचेस को लंबा बनाता है, यानी कि पत्तियां लंबी हो या फिर जो शाखाएं होती है ना पेड़ की वो ज्यादा लंबी हो, ठीक है ना। बाकी इससे क्या होगा, इससे जो होगा ना वो प्लांट ज्यादा जल्दी ग्रो करेगा। ऐसा लगेगा कि देखो ये ऊपर तो ग्रो हो रहा है, पर साइड बाय साइड यहाँ से कितनी सारी पत्तियां और कितने सारे बड़े बड़े पेड़ निकल के, फिर डालियां देखो कितनी बड़ी बड़ी है, वो सारी चीजें। रियल लाइफ में एग्जांपल अगर आप देखोगे तो आपने देखा होगा घास जो होती है वो क्विकली जैसे उन्हें काटते हो फिर से ग्रो कर जाती है। क्यों? क्योंकि वो इंटर कैलरी मेरिस्टम की वजह से जल्दी ग्रो कर जाती है घास। क्यों? क्योंकि वो रीग्रो करने में मदद कर देता है। क्योंकि आप प्रॉपरली क्या कर रहे हो, आप घास छोटी कर रहे हो, नोट्स थोड़ी ना हटा रहे हो, नोट्स फिर से उसको जल्दी ग्रो करा देगा, वो तो उसका काम ही है जल्दी ग्रो कराना। तो इसलिए जो कटिंग करते हैं हम टॉप ऑफ द ग्रास, वो रोकने, ग्रो करने से नहीं रोक रहा, बल्कि वो तो और जल्दी रीग्रो होने के लिए काम कर रहा है एक तरीके से, है ना। जल्दी से घास काट दोगे फिर रीग्रो होने में मदद मिल जाएगी। बेटा तीसरा होता है लैटरल मेरिस्टम में, मतलब ये जो आपका पेड़ है ना इसको चौड़ा कर रहा, ठीक है ना। ये जनरली प्लांट्स में वहां पाया जाता है जहां पर स्टेम में पाया जाएगा बेटा, या फिर रूट में, ताकि ये प्लांट की गहराई मतलब थिकनेस, मोटापा बड़ा करे, ठीक है ना। जैसे ये प्लांट है और यहाँ रूट भी है तो यहाँ भी पाया जा सकता है ताकि प्लांट और वाइड हो, या फिर यहाँ और वाइड हो प्लांट, ठीक है ना। बाकी ये साइड्स में पाया जाता है, ठीक है ना, प्लांट्स के साइड्स में पाया जाता है, स्पेशली बूढ़े या फिर वुडी प्लांट्स में पार्ट्स पाया, मतलब ज्यादातर जो लकड़ी वाला पार्ट होता है ना प्लांट का वहां पाया जाता है, या फिर पुराने पार्ट्स में पाया जाता है प्लांट के। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटरल है ये, ठीक है ना। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट लेटरल मेरिस्टम है, जो लेटरल मेरिस्टम है ना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कहलाता है कैम्बियम। कैम्बियम एक पतली सी लेयर है, ठीक है ना, जो एक्टिवली डिवाइड कर रही है सेल को डिवाइड कर रही है किसके बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में। जाइलम क्या करता है, वाटर को कैरी करता है, और फ्लोएम फूड को कैरी करता है ना। तो उन दोनों सेल के बीच में, जाइलम वाले सेल और फ्लोएम वाले सेल के बीच में एक पतली सी जो लेयर होती है ना, जो सेल को डिवाइड करने में मदद करती है, वो कैम्बियम कहलाती है। बाकी जो अपना लेटरल मेरिस्टम है उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है या सबसे इंपॉर्टेंट लेटरल मेरिस्टम है वो कैम्बियम है, ठीक है बेटा। कैम्बियम काम कैसे करता है, जैसे हमने पढ़ लिया कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो डिवाइड करना है सेल्स को, वो ज्यादा पार्ट को बढ़ा देता है। तो ये काम क्या कर रहा है, तो हमें पता है कि कैम्बियम जो होता है ना वो लगातार डिवाइड करता रहता है और प्रोड्यूस करता रहता है नए जाइलम सेल्स को या नए फ्लोएम सेल्स को, ठीक है ना। किसके अंदर, स्टेम के अंदर और स्टेम के बाहर के अंदर। जाइलम को कहाँ ग्रो करेगा, ठीक है ना, स्टेम के अंदर, और फ्लोएम को कहाँ ग्रो कराएगा, स्टेम के बाहर। तो यहाँ कहीं जाइलम है और यहाँ कहीं फ्लोएम है, ठीक है ना। तो उन दोनों के बीच में एक लेयर है जो जिसका काम है नए जाइलम प्रोड्यूस करना, नए फ्लोएम प्रोड्यूस करना, जिससे जो हमारा प्लांट अगर ऐसे था तो उसका ना स्ट्रेंथ थोड़ा मोटा हो जाए, थोड़ा सा इस तरफ और इस तरफ, राइट और लेफ्ट तरफ दोनों तरफ चौड़ा होता जाए वो, ठीक है। और वो कैसे चौड़ा करेगा, नए जाइलम सेल बनाने के लिए या फिर नए फ्लोएम सेल बनाने के लिए। बाकी लेटरल मेरिस्टम का काम क्या होता है, ये सेकेंडरी ग्रोथ संभालता है, मतलब साइड वाली ग्रोथ संभालता है, पेड़ को ज्यादा चौड़ा होने में मदद करता है और स्ट्रॉन्ग बनने में मदद करता है, लंबाई पे ध्यान नहीं देता ये, ठीक है ना। बाकी एक पतली सी स्टेम जो है ना वो एक थिक ट्रंक में बदल जाती है कुछ साल में। जैसे एक प्लांट है, पतली सी डंडी होती है, आप देखते हो कुछ साल बाद खूब चौड़ा प्लांट हो जाता है, तो वो सब काम किसका होता है, लेटरल मेरिस्टम का। रियल लाइफ एग्जांपल में अगर आप एक यंग जवान नीम या मैंगो प्लांट देखोगे तो वो एक पतली सी स्टेम में उगेगा, मान लो इतनी सी, लेकिन 5 से 10 साल बाद उसकी थिक जो है, मतलब जो उसकी स्टेम है बहुत ज्यादा मोटी हो जाएगी, है ना, वुडी हो जाएगी। वो थिकनेस किस वजह से हुई है, कैम्बियम की वजह से, क्योंकि कैम्बियम क्या काम कर रहा है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक पतली सी लेयर है जो नए नए जाइलम और नए नए फ्लोएम को प्रोड्यूस कर रहा है, जिस वजह से थिकनेस बढ़ती जा रही है बेटा, ठीक है। देखो ये प्लांट का मान लो बीच का हिस्सा है, अब ये कैम्बियम है, मान लो ये दिख रहा है, ये कैम्बियम है। तो ये आप देखो जाइलम आप देखो यहाँ बन रहे हैं, ठीक है ना, और फ्लोएम बाहर बन रहे हैं, क्योंकि आपने पढ़ा था स्टेम के अंदर जाइलम बनते हैं और स्टेम के बाहर फ्लोएम बनते हैं। तो देखो आउटर पार्ट है जहाँ नए नए फ्लोएम बन रहे हैं और अंदर नए नए जाइलम बनते हैं।
तो देखो कैसे थिकनेस बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही। ये नए नए जाइलम, अब देखो ये मान लो इतना ही है, लेकिन अगर ये थिक होगा तो अब मान लो इतना तो यही हो जाएगा। तो फिर कैम्बियम बीच में जो इनके है पतली सी परत, वो बाहर भी ग्रोथ कराएगी तो बाहर भी होगा। तो देखो ऐसा हो जाएगा, जैसे मान लो ये हमारा जाइलम है, फिर ये पतली सी परत ये वाली जो मैं बनाया अब, ये वाली मान लो कैम्बियम है, फिर इसके बाहर मान लो ये वाली जो परत है ये वाली फ्लोएम है। तो अंदर वाले हिस्से को थोड़ा बड़ा करेगा, तो अंदर वाला हिस्सा मान लो थोड़ा सा बड़ा हो गया, कैम्बियम तो अभी भी उतना ही होगा। और ये जो बाहर का हिस्सा है ये भी थोड़ा बड़ा कर दिया, तो ये बाहर का हिस्सा फ्लोएम बड़ा हो गया, और अंदर जो पहले इतना सा हिस्सा था ये भी थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये जाइलम बड़ा हो गया। उनके बीच में किसने बड़ा करा इसे? कैम्बियम ने, ठीक है ना। ये एपिकल आपकी एनसीईआरटी में। और इंटर कैलरी मेरिस्टम, मेरिस्टम जो यहाँ के बीच के पार्ट ग्रो करता है, देखो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, समझ रहे ना, इसको ग्रो करना ताकि डाली ज्यादा बढ़िया हो, और थिक करने का काम लेटरल मेरिस्टम का होता है।